हम तो ये कहेंगे एक अकेला सब पे भारी। पर देवेंद्र सिंह भोले से कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सवाल हुआ था कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चल रहा है, वारसी जी को लेकर क्या है, तो उनका कहना है वारसी जी हमारे छोटे भाई हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो भी हमारे बड़े भाई हैं। कि आदरणीय, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आदरणीय सांसद जी श्री देवेंद्र सिंह भोले साहब ब्राह्मण एकजुट हुए और उन्होंने नारा दिया कि चढ़ गुंडों के छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। लाइन जो कही गई है बिहारी सब पे भारी, कोतवाल साहब बिहारी हैं, मान गए यूपी में भारी पड़ गए। सवाल खड़ा किया था, उन्होंने कहा था कि स्वजाति होने पर कोई भी गलत काम करे, सरकार में अगर ठाकुर है तो कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से अनिल शुक्ल वारसी, पूर्व सांसद, जिनको लेकर आज उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं और कानपुर देहात में उनकी पत्नी अकबरपुर रनिया विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री हैं। लेकिन ऐसे में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की इस लड़ाई में अब कौन है वो रिमोट कंट्रोलर जिसने ब्राह्मणों को ही इनके विपक्ष में उतार दिया है? नमस्कार, नेशन नाउ समाचार में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो पूर्व में रहे, जो मौजूदा भी हैं, पदाधिकारी हैं, संघ से हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया कि आप वसूली करते हैं और कोई काम नहीं है, अधिकारी पर दबाव बनाते हैं। देखिए, जो आपने कहा कि ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है, ये कोई ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कल जो लोग बैठे थे वो सब हमारे जो सांसद जी हैं आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले, उनके लोग हैं। वो लोग ज़रूर इस लड़ाई को ब्राह्मण बनाम ठाकुर बनाना चाहते हैं, उनका ये प्रयास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रयास में सफल होंगे। जहाँ तक बात उनकी आरोपों की है, जो उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि हम उगाही या वसूली करते हैं, तो हम उन सब के जो मुख्य लोग हैं जो कल बैठे थे, क्योंकि सारे पूर्व पदाधिकारी हैं, कोई वर्तमान पदाधिकारी नहीं है, तो इन सबको हम जो है कानून के हिसाब से नोटिस दे रहे हैं मानहानि का। और ये सब लोग कोर्ट में तलब होंगे और वहाँ जो भी आरोप लगाए हैं उनको इन्हें सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इन सबको फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या मानते हैं, जिस हिसाब से इन लोगों का कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी का मंत्री तो बहुत दूर की बात है, आपकी पत्नी को सदस्य तक नहीं मानते, क्योंकि चलती गाड़ी की ट्रेन की सवारी कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए, इनको तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने तो आरोप लगाया है कि कानपुर देहात के चारों जो विधायक हैं, उसमें 3 मिनिस्टर है, 1 विधायक है, वो सारे के सारे बाहरी लोग हैं और कानपुर देहात को चारागाह समझ रहे हैं, इसको चर रहे हैं वो लोग। और जैसे कोई ट्रेन आएगी तो उसमें ट्रेन में बैठ करके चले जाएंगे, विद्याचरण शुक्ला की तरह जो मध्य प्रदेश के हैं। तो भाई कोई ट्रेन और आने वाली है तो वही जानते होंगे, हमें तो नहीं पता कि कोई और ट्रेन आ रही है। हमारे हिसाब से तो अभी बीजेपी को 25-30 साल तक तो कोई हिलाने वाला है नहीं। लेकिन अगर उनको ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन आ रही है तो वो बता दें कौन सी ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो बताएंगे ना। अच्छा, पूर्व जिला अध्यक्ष से कल एक सवाल था नेशन नाउ समाचार का कि एक कोतवाली में होता है 9 महीने का समय होता है, 8 महीने का समय होता है, 2.5 साल का, 3 साल का, आखिरकार अकबरपुर कोतवाल पे आखिर इतना मेहरबान कौन है जो भारतीय जनता पार्टी का कि कोई हटा नहीं पा रहा है? एक कमांडर जो कप्तान होता है जिले का, उससे बड़ा कद है उत्तर प्रदेश में उनका। ये तो मैंने पहले आपको कहा था कि ये जो यहाँ का एसओ है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी को वहाँ बैठना पड़ा, इसको तो तुरंत हट जाना चाहिए। और यहाँ के एसपी ने सबके सामने कहा धरने में, आप भी थे वहाँ पे, कि कल तक ये 200% हट जाएगा। इसके बाद फिर जो है ऊपर से भी हमको टेलीफोन आया कि 24 घंटे में ये हट जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो एसपी है उसके बस में भी नहीं कि उसको हटा सके, क्योंकि यहाँ पे जो एडीजीपी बैठा है कानपुर नगर में, जिसके अंडर में 7 जिले आते हैं, वो खुद भी जो है 2.5 साल से ऊपर उसको हो गया। जबकि एडीजीपी को किसी भी जो अगर आईपीएस अधिकारी है तो पुलिस मैनुअल के हिसाब से किसी भी ज़िले में 2 साल से ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। लेकिन वो जो है शुरू से ही उसको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती रही है, तो ये पता लगा है उसी का रिश्तेदार है। तो जब उसका रिश्तेदार है तो फिर एसपी की क्या हैसियत है कि उसको हटा सके, इसलिए नहीं हटा पा रहा है। बना हुआ है तो बना है तो बना रहे, हम लोग उस पर नज़र रखें, अगर कोई गलत काम करेगा
तो फिर हम लोग उसके खिलाफ जो है शिकायत करेंगे ऊपर। वारसी जी बताते हैं जी, कानपुर देहात के जो अकबरपुर कोतवाली के कोतवाल है, मेन लड़ाई की जड़ यहीं से शुरू होती है। इनके परिवार में कई आईपीएस, एडीजी, आईजी रैंक के ऑफिसर हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार में अच्छी पैठ है। तो क्या विपक्ष भी कह रहा है, सत्ता के लोग भी कह रहे हैं, उनको कोई हिला नहीं पाएगा, हिटा नहीं पाएगा, नहीं वहाँ से उनको कुछ कर सकता है, क्योंकि सरकार से बड़े हैं और ऊपर तक पहुँच है। और जो आरोप लगता आ रहा है उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का, उस जाति से, क्या इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? अब देखिए भाई, अगर कोई भी इनके अधिकारी कोई रिश्तेदार हैं क्या, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो कानपुर देहात में मैंने देखा है एसपी साहब के आने के बाद जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह थानेदारों को फेंटा गया है और सारे लगभग थानेदारों को हटा दिया गया इधर से उधर, तो एक थानेदार जिसके वजह से मंत्री जी को बैठना पड़ा और उसके लिए पूरे प्रदेश में गलत या अच्छा जो भी समझे मैसेज गया, तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अब अगर उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही तो निश्चित तौर से कोई न कोई तो उसकी पकड़ मजबूत होगी। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई इसमें वाद वाली बात है, लेकिन अब कोई अधिकारी अगर ऊपर बैठा है तो वो उसको सेव कर रहा होगा, इसलिए नहीं हट रहा है। तो सर, धरने के बाद जो धरना हुआ अकबरपुर कोतवाली में, पूरे जिले के चौकी इंचार्ज बदल गए, सारे थाना अध्यक्ष बदल गए, एसडीएम बदल गए, सीओ बदल गए, यहाँ तक कि जिले के जिला अधिकारी बदल गए। उसके बावजूद भी इतनी मजबूत जड़ क्या है जो आज तक आप लोग ने मंथन किया हुआ, कुछ निकल के नाम ऐसा सामने आया कि एक कोतवाल को अभी तक कोई नहीं हटा पाया अकबरपुर कोतवाली से, जबकि जो आतंक है, खनन का काम है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ साफ आदेश है, खुले मंच से भी आदेश है, 8 बजे के बाद में खनन नहीं होगा। लेकिन अकबरपुर कोतवाली में नेशन नाउ समाचार ने खुलेआम दिखाया है, मेन जहाँ पे जिले के जिला अधिकारी रहते हैं, पुलिस अधीक्षक रहते हैं, जिला अधिकारी रहते हैं, उसी रोड पे रात भर गाड़ियां दौड़ती हैं और बेफिक्री से पुलिस कराती है। एक होमगार्ड से लेकर सिपाही तक, एक अधिकारी तक उनको पकड़ने की हिमाकत नहीं करता है। अब देखिए ऐसा है, जहाँ तक अवैध खनन की बात है और उन्होंने मेरे ऊपर चार्ज लगाया, सबसे बड़ी बात तो कि अवैध खनन के सबसे ज़्यादा खिलाफ तो हम ही लोग हैं। अब कह रहे 2 बजे रात में, तो 2 बजे रात में अगर अवैध खनन हो रहा है और वहाँ से हमारे पास शिकायत आ रही, कार्यकर्ता चिल्ला रहा है, तो हम अगर चले गए तो ये तो प्रेजवर्दी बात है। इसके लिए तो प्रशंसा होना चाहिए कि जो है क्या नाम बैठ करके जो है वहाँ पे हमारे खिलाफ बोलना चाहिए। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भोले सिंह जी, देवेंद्र सिंह भोले, जो यहाँ के सांसद हैं और तीसरी बार सांसद हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता है और जरा भी उनका सत्य के साथ पे हैं, है ना, क्योंकि धर्म तो यही है जो सत्य के साथ चले, जो नैतिकता की बात करे, जो भले लोगों के साथ रहे, वही तो धर्म है। तो अगर इन्होंने जरा भी इनके अंदर नैतिकता है और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बबलू कटियार और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया कि इन्होंने जो है वित्तीय अनियमितता किया है और उसके वजह से दोनों 6 महीने तक भागे रहे। हाई कोर्ट से जब उनको स्टे मिला तब वो लौट के आए और आने के बाद तुरंत फिर एक मुकदमा लिखवा दिया। भाई थाना उनका है, रजिस्टर उनका है, कलम उनकी है, सारा सब कुछ तो उनका है, जिसके खिलाफ जो चाहे वो करें। तो अब इसके बाद जब वो लाई तो दोबारा फिर मुकदमा लिखा दिया, फिर वो बबलू कटियार और उसकी पत्नी चली गई यहाँ से। तो इसके बाद जाने के बाद फिर अब बबलू कटियार को तो जमानत मिल गई है, स्टे मिल गया, वो तो आ गई, लेकिन पत्नी उसकी अभी तक लौट के नहीं आई। तो ये अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता है तो मैं उनको दे रहा हूँ, मैं उनको कागज़ भी दे रहा हूँ, सारा जो है बात भी बता रहा हूँ, और जरा भी नैतिकता है और जरा भी अगर वो सच्चाई के साथ चलते हैं तो मैं कहता हूं कि यहाँ की जो अकबरपुर नगर पंचायत की जो वर्तमान में चेयरमैन है दीपाली सिंह, जो गुड्डन सिंह की पत्नी है, उसके खिलाफ, और यहाँ का जो ईओ है उसके खिलाफ ये मुकदमा लिखावें। क्योंकि 27 मई को मैंने अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजा डीएम कानपुर देहात को कि अकबरपुर नगर पंचायत में अवैध खनन हो रहा है, जेसीबी मशीन और बड़े बड़े डंपर लगे हैं वहाँ पे। डीएम ने मेरी उस कंप्लेंट पे संज्ञान लिया और 29 तारीख को क्या नाम तहसीलदार अकबरपुर को डायरेक्ट किया कि आप जाकर वहाँ जांच करिए। तहसीलदार गया और यहाँ के जो खनन अधिकारी है जिले का, डिस्ट्रिक्ट जो खनन अधिकारी, उसको लेके गया और दोनों ने उसकी जांच करी और जांच करके पाया कि जो मिर्जा तालाब है उस तालाब में 4416 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई, जिसकी कीमत बाजार में करीब 40 लाख रुपए है, उसकी खुदाई की गई। और जब वो जो मिर्जा तालाब है वो मत्स्य विभाग का है, जब मत्स्य विभाग के मत्स्य अधिकारी से पूछा गया
तो उसने कहा मैंने कोई भी परमिशन नहीं दिया मिट्टी खोदने का, और उसने ये रिपोर्ट में अपने लिखा है तहसीलदार ने, और उसने ये भी लिखा है कि ये मिट्टी की खुदाई नगर पंचायत अकबरपुर द्वारा की गई, और ये रिपोर्ट बना के 1 जून 2025 को डीएम को भेजी गई। डीएम ने उस रिपोर्ट को दबा लिया, लेकिन जो वर्तमान में डीएम आए कुलदीप, हम उससे कहना चाहते हैं और सांसद जी से भी कहना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर नैतिकता है तो जिस तरीके से बबलू कटियार के खिलाफ वो मुकदमा लिखाया है, वो उसी तरीके से गुड्डन सिंह की पत्नी दीपाली सिंह के खिलाफ अकबरपुर थाने में मुकदमा लिखना चाहिए वित्तीय अनियमितता का, और ईओ के खिलाफ लिखना चाहिए, और 40 लाख की इनसे रिकवरी करनी चाहिए। और ये जो क्या नाम इसको सीज करते हुए नगर पंचायत को इसके बस्ता जमा कराते हुए इसका चार्ज यहाँ के एसडीएम या एडीएम को देना चाहिए बाकी समय के लिए। तो सर आप मानते हैं जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि मुकदमे और कार्रवाई जाति के आधार पे होती है? मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास लिखा पढ़ी में भाई, मैं तो आपको कागज देकर जा रहा हूँ ना, तहसीलदार का जो रिपोर्ट है, जो खनन अधिकारी की रिपोर्ट, उसकी कॉपी देके जा रहा हूँ ना, जो डीएम को उन्होंने 1 तारीख को भेजा है। मैं तो इट इज इन राइटिंग एंड दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नॉट माई रिपोर्ट, इट इज द रिपोर्ट that has been prepared by the Tehsildar and mining officer of the district, and that has been given to the DM, and DM is putting under the table, he is not doing anything against the complaint। तो जो कुलदीप आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो है क्या नाम, अगर ये न्याय हित में और सरकार के हित में है ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग जो है जा करके ऊपर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको गलत सूचना देते हैं, और उनके अंडर में वो सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अंडर में ही ये लोग गलत काम करते हैं और गलत काम कर लोगों से पैसे देते हैं, उनसे करवाते हैं। सर देवेंद्र सिंह भोले से कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सवाल हुआ था कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चल रहा है, वारसी जी को लेकर क्या है, तो उनका कहना है कि वारसी जी हमारे छोटे भाई हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो भी हमारे बड़े भाई हैं। मैंने खुद ही कहा है, हमने तो उनको आदरपूर्वक कहा है ना। पिछली बार उन्होंने हो सकता है कुछ बात मेरी खराब लग गई हो, इसलिए आपकी बार आदरपूर्वक कह रहा हूँ कि आदरणीय, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आदरणीय सांसद जी श्री देवेंद्र सिंह भोले साहब, आपके अंदर अगर नैतिकता जरा भी है, जरा भी सत्य के पक्ष में आप खड़े हो, तो उस रिपोर्ट को देखिए, और गुड्डन सिंह की पत्नी दीपाली सिंह जो चेयरमैन है उसके खिलाफ और नगर पंचायत ईओ के खिलाफ अकबरपुर थाने में मुकदमा लिखवाइए, 40 लाख रुपया सरकार का वसूलवाइए, और नगर पंचायत को के बस्ता जमा कराइए, और शासन के एडीएम को या डीएम को एसडीएम को उसका चार्ज दिलवाइए, तो बाकी समय के लिए नगर पंचायत में विकास के काम जिससे न रुके। सर अभी तस्वीरें आई थी उत्तर प्रदेश से, कम 13 से 14 विधायक, कोई फटा कुर्ता पहन के घूम रहा है, कोई धरना दे रहा है, कोई परेशान है तो कोई जे नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि AK शर्मा तक परेशान घूम रहे हैं, उनके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन कल जो तस्वीरें आई हैं कानपुर देहात से, भाजपा के ऐसे नेता थे जो पहले नेता, जो सारे भाजपा नेता तो रो रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे, मंत्री तक परेशान है। लेकिन ये जो पूर्व के पुरनका नेता है उनका कहना है कि उनके अधिकारी सुनते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के पहले नेता मानते हैं इनके अधिकारी सुनते हैं, जो है ही नहीं संगठन में अब आपके हिसाब से? अब देखिए भाई, यहाँ पे तो पूरे कानपुर देहात में माननीय सांसद जी का जैसा जो कहते हैं वही होता है। अभी तो तमाम बातें हैं, वो बातें भी सामने हम लेके आएंगे तो होगा, ले आएंगे उनको भी। इन्हीं का वो आदमी था जिसने जो है बड़ा घोटाला किया, तो वहाँ पे रूरा में बड़े पैमाने पे जो है 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए कितने का जो गल्ला था सरकारी, उसको बेच डाला, FIR हुई, बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जब कानून भी उनके जेब में पड़ा है, जैसे वो कह रहे थे टिकट तो मेरे जेब में पड़ा है, वो सही में पड़ा था, तो कानून भी उनके जेब में पड़ा है। तो भाई अब कितने दिन तक कानून पड़ा रहता है, कितने दिन कानून के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, ये तो उनको देखना है। आपका एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मणों के लिए उनको बनाया गया है, उसके बाद आपका वायरल हुआ था वीडियो जो धरने के प्रदर्शन के टाइम का था, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ब्रजेश पाठक जी की बात है, हम दोनों ने एक साथ काम किया पार्लियामेंट में, और वो भी मेरे साथ बसपा से, जब मैं सांसद था वो भी मेरे साथ सांसद थे। और मैंने 3 बजे उनको टेलीफोन किया, जब माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया कि यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, SP कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है, और मजबूरी में मुझे थाने जाना पड़ेगा, हो सकता है थाने मुझे बैठना पड़े।
तो मैंने तुरंत उनको टेलीफोन किया, 3 बजे का टाइम है, वो अपना पूरा मोबाइल चेक कर लें पाठक जी। उनके पीए ने उठाया, मैंने उनसे कहा कि मामला अर्जेंट है, आप तुरंत बात कराइए पाठक जी से। तो उसने जो है क्या नाम, हम कहा कि बहुत मीटिंग में बैठे हुए हैं और जब खाली होंगे मैं बात करा दूंगा। फिर उन्होंने बात कराई नहीं, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो बाहर थे। जब ये बैठ गई थाने में तो मुझे फिर वहाँ से भाग के आना पड़ा। तो करीब 6, साढ़े 6 या 7 बजे का टाइम था। तो जब ये मामला पूरा फ्लैश हुआ सब जगह, तो उनका खुद फोन आया। ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात की जाती है कि सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी में ब्राह्मणवाद है, तो इसका क्या आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, ब्राह्मण बीजेपी को अपनी पार्टी समझता है, और ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण की आप बात करें तो ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो यूनिवर्सल है, वो किसी वाद के पीछे नहीं रहती। कभी ब्राह्मण जो है एकजुट नहीं हो पाया, इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को इकट्ठा करना मुश्किल है। सांप की पोटली बांधना जैसे मुश्किल है, ऐसे ब्राह्मणों को इकट्ठा मुश्किल है। एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे मेढक को तौलना मुश्किल है, इस तरह ब्राह्मणों को एक साथ क्यों? ब्राह्मण जो है राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण जो है समाजवादी है, और ब्राह्मण सबकी रक्षा के लिए आगे चलता है। और इस देश में जब पूरी तरफ अज्ञान का अंधेरा था, तब जो है हमारे ही लोगों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इसी देश के अंदर दूर सुदूर जाके बैठ करके वेदों की रचना की थी। और उस समय पूरी दुनिया में लोगों को सलीका नहीं था, लोग पहाड़ों में, गुफाओं में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, पत्ते बांध के चलते थे, कच्चा मांस खाते थे, उनको कोई भी वो नहीं था। तब ब्राह्मणों ने ज्ञान की बात, क्यों? ज्ञान क्या है? ज्ञान वेद है, और वेद क्या है? भगवान है, भगवान का बोला हुआ है। तो ज्ञान तो भगवान का प्रदत्त है। आपका ज्ञान है कुछ कम है, हमारा कुछ हो सकता है उससे भी कम हो, आईएएस अधिकारी उसका ज़्यादा होता है, तो ज्ञान तो भगवान का प्रदत्त है। तो ये तो ब्राह्मण तो हर समय रास्ता दिखाने का काम किया है, और जब जब इस प्रदेश में दिक्कत आई तो ब्राह्मणों ने आगे बढ़ के काम किया। और जब मुलायम सिंह के समय पे चारों तरफ उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा था, और जो है क्या नाम, अन्याय की हद हो गई थी, लोग घरों में सो नहीं पा रहे थे, अपहरण का धंधा चल रहा था, बलात्कार और पता नहीं क्या क्या था, तब ब्राह्मणों ने बहन जी से बात किया और कहा, बहन जी आप जो है आओ और जो है क्या नाम, समाज को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाओ। तो बहन जी ने कहा ठीक है, तुम आप मेरा साथ दो, हम जो है मुलायम सिंह को जेल भेजेंगे। तो ब्राह्मण एकजुट हुए और उन्होंने नारा दिया कि चढ़ गुंडों के छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। सर, बसपा की तारीफ, क्या बसपा की तरफ रुके 27 में? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको बात बता रहा हूं ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों ने तब बहन जी को पूरी पूर्व बहुमत के साथ लेकर के आए। जब बहन जी ने पहली मीटिंग की तो मैं उससे सांसद बना था, मेरी पत्नी विधायक थी, हम लोग सामने बैठे थे बहन जी के। हम लोगों ने सवाल उठाया कि बहन जी आपने कहा था मुलायम सिंह को ओथ लेते ही जेल भेजेंगे, अब आप मुलायम सिंह को जेल कब भेज रहे हैं बताइए, लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने तो सज़ा दे दिया, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। तो फिर ब्राह्मणों ने भी उनको 2009 में हाफ कर दिया है ना, और 2012 आते आते उनको साफ कर दिया। बसपा से बीजेपी तक का सफर कैसा रहा? देखिए, बसपा में जहाँ तक बहन जी की बात है, ही इज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आज भी मैं कहता हूँ, बहन जी के अंदर अपनी कुछ व्यक्तिगत कमियां हो सकती, लेकिन उनसे ज़्यादा कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हम तीनों पार्टियों में रहे, लेकिन हमने नहीं देखा। आई सैल्यूट हर, शी इज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। समाजवादी पार्टी में हम 10 साल रहे, कानपुर महानगर के अध्यक्ष रहे, और अखिलेश सिंह यादव फैंस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष रहा। वहाँ भी मेरा जो है सीधे आना जाना था, मेरा पास नहीं बनता था, अच्छे संबंध थे, लेकिन वहाँ पर जातिवाद हावी थी जो आज तक चली आ रही है। जब 2012 में अखिलेश को ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया तो ये सोच के किया था कि विदेश से पढ़ के आया है, ये जातिवाद नहीं करेगा, सबको लेके चलेगा, सर्व समाज को लेके चलेगा। तो लोगों ने, ब्राह्मणों ने बहन जी को हटा करके इसको 212 पे पहुंचा दिया, लेकिन अखिलेश ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और नतीजा आपके सामने खुद यहाँ पे है, जहाँ मेरी सरहेज की यहाँ पे हाटा की एजेंसी है अकबरपुर में, उसके साथ क्या हुआ था। तो ब्राह्मणों ने फिर उनको 212 से ला के 45 पे खड़ा कर दिया।
27 में चुनाव है तो फिर से एक बार जो है बीजेपी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत से, वहाँ कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो पब्लिक इस बार वोट क्यों देगी, किस बेस पे देगी? पब्लिक को जो मैसेज गया है कि थाने में बैठे कोतवाल नहीं हटा, अपना काम करा नहीं पाए, कार्रवाई करा नहीं पाए, तो जब पब्लिक का काम कैसे कराएंगे? जबकि सब जानते हैं प्रतिभा शुक्ला जो वोटर है, व्यक्तिगत वोटर है, किसी सैंपल का मोहताज नहीं है। देखिए, मैं इस मामले में ब्राह्मणों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने अधिकार चाहते हो, अपना सम्मान चाहते हो, आज प्रतिभा शुक्ला की इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रतिभा शुक्ला ने तो सब कुछ अपना दांव पे लगा करके थाने में कार्यकर्ता के लिए बैठ गई, भाई जा करके तो उसी के लिए बैठी ना, पांडे के लिए बैठी जा करके ना, तो शिवा पांडे के लिए जा करके बैठ गई, तो उन्होंने सब कुछ तो दांव पे लगा दिया। कुछ भी हो सकता है उनके साथ, मिनिस्टर है, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं हटा। मैं भी गया बैठा, एसपी ने भी वादा किया, एसपी भी मिश्रा जी हैं, वो भी नहीं हटा पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे? ये विचार इस पर ब्राह्मणों को करना चाहिए। ब्राह्मण अगर चाहता है कि उसके अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले, तो उनको सारे अपने आप बीच के जो भी द्वेष हैं, आपसी या एक दूसरे पे कोई भी जलन भावना है या कोई भी कंपटीशन की भावना है, उन सबको दूर करके एक हो जाना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों, तो फिर ब्राह्मणों की बात शासन में भी मानी जाएगी और जो है क्या नाम प्रशासन में भी मानी जाएगी। सर, अखिलेश यादव ने एक सवाल खड़ा किया था, उन्होंने कहा था कि स्वजाति होने पर कोई भी गलत काम करे, सरकार में अगर ठाकुर है तो कार्रवाई नहीं होगी। लगातार इस प्रकरण में भी उन्होंने वीडियो ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर पर्सनल आईडी से भी किया था। क्या मानते हैं कोतवाल पे कार्रवाई ना होने का कारण सबसे बड़ा है कि सरकार के ही जाति के हैं जो चल रहा है इसमें ठाकुरवाद? नहीं, कोतवाल साहब जल्दी हट जाएंगे, नहीं हट जाएंगे तो हम लोगों के पास है उनके लिए क्या नाम इंतजाम है, कागज़ पत्तर मेरे पास आ गए हैं। बेहतर है कि वो हट जाएं तो अच्छा है, अगर वो कागज़ आगे बढ़ गए तो वो जेल भी जा सकते हैं। ये बात को उनको पता है, कोतवाल साहब भी जानते हैं, जो उन्होंने काम किए उनको पता है अच्छी तरीके से, तो वो खुद ही जो है स्वेच्छा से ही चले जाए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी रह गई बात जो है क्या नाम कि ठाकुर की ब्राह्मण की, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, होती है। ठाकुर के खिलाफ भी होती है, ब्राह्मण के खिलाफ भी हो रही, कई काउंटर हुए, ब्राह्मणों के भी काउंटर हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो जो बदमाश है वो बदमाश है, उसमें कोई उसकी जात नहीं होती। क्या मानते हैं कोतवाल बदमाश है? अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बदमाश है, लेकिन कई जगह उन्होंने जो है, चूँकि कानून के पालक हैं और कई जगह कानून के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। और मैं बता तो रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ, उनको अगर ये बात पता लगेगी तो उनको समझ में आ जाए क्या उन्होंने गड़बड़ किया है, तो वो तो बेहतर उनके लिए यही है कि अपना ट्रांसफ़र करा खुद ही चले जाए। सर, जो पुराने नेता थे, कल एक प्रेस वार्ता थी, उसमें एक सवाल रखा गया था कि जितने भी विधायक हैं, जिले में नेता हैं, सबसे पसंदीदा उन लोगों का कौन है? तो उन्होंने पसंदीदा तो नहीं बताया, पर नापसंद वाला बता दिया। किन चारों विधायक नहीं पसंद है उनको? अब भाई कह तो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि चारों बाहरी हैं। अब बाहरी तो अब ऐसे तो देखा जाए तो मैं समझता हूँ बीजेपी में आधे से ज़्यादा करीब करीब विधायक होंगे। एक तो 65 विधायक थे, 70 पिछली बार थे जो बसपा से आए थे। अब इस बार कितने हैं तो हमको आइडिया नहीं है, पिछली वाली सरकार में तो थे। तो ऐसे सभी को बाहरी अगर समझो तो बाहरी है। और जो उनके बगल में बैठा था सतीश शुक्ला, अब उसका नाम हम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तुमने नाम लिवा दिया, क्योंकि उनका स्तर वो नहीं है कि हम उनका नाम लें। तो वो तो जो बैठा था वो तो बसपा में, पहले कांग्रेस में था, अभी बसपा में था, और फिर जो है क्या नाम इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, हार गया। अब बहन जी को सैकड़ों गाली दे रहा था सबके सामने, तुम लोग भी थे वहाँ पे। और इसके बाद एक वो जो बैठी थी मैडम अर्चना मिश्रा, वो तो बोलो कितनी फेथफुल है पार्टी की, वो तो कल्याण सिंह की पार्टी से चुनाव लड़ गई थी, 700-800 वोट पाई थी। तो ऐसे लोग बड़े बड़े धुरंधर नेता बैठे थे, तो ये कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीडीए के बारे बड़े बड़े धुरंधर नेता बैठे थे। पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए कहते हैं। आप पीडीए तो उन्होंने कहा, पीडीए का तो आ गया ना, परिभाषा आ गई है ना। अब बीजेपी ने भी अपनी पीडीए की परिभाषा दिया है। पीडीए में ए से हमारा मतलब है कि हम लोग जो है भारत के लिए राष्ट्रवाद है हमारा, है ना, राष्ट्रवाद के हिसाब से काम करते हैं। तो अब उसे तो उनका वो बता दिया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे एलडीए होता है, केडीए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये तो अपनी अपनी अथॉरिटी बनाए, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं।
सर अगला कदम क्या होगा? जो चल रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है, और एक आरोप और लगाया इन लोगों ने कि आप सिर्फ जाति विशेष के लोगों की मदद करते हैं, बाकी किसी की नहीं करते हैं। आपको पता किस जात विशेष के लोगों को टारगेट किया इन लोगों ने? अच्छा ये बताओ, अभी हमने जो है यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़े कार्यक्रम नहीं हुए, हमने जो है चारों मंडलों में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है ना, 14 अप्रैल को हर मंडल में, और आप लोगों सबने कवर किया। तो क्या वो हमारे जाति के थे क्या? सर जात विशेष का मतलब वो नहीं, जात विशेष का मतलब कब्रिस्तान वाले जो मामले के लिए कोई एक पक्ष की तरफ से आ गए थे, खुल के जो कब्जा चल रहा था कब्रिस्तान में, मंसूरी और राइन बिरादरी आपस में लड़े थे, उसको लेकर इन लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है। देखिए, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मेरे नाम के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, तो मेरे लिए एक इंसान होता है, और मैं उस डॉक्टर की तरह इलाज करता हूँ जो मर्ज को देखता, मरीज नहीं देखता है। तो मेरे पास कोई दुखी आता है मेरे दरवाजे पे, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उसकी मदद करें। सर बाकी वो क्या है, क्या कर रहा है, ये सरकार को तय करना है, किसके साथ क्या करना है, कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन हम अगर अपने लेवल पे इसमें फ़र्क करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं अपने जो हमारा प्रोफेशन है राजनीति या जो मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। सर जो नेता हैं क्षेत्रीय, आप भी कानपुर देहात से राजनीति कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र से और राज्य स्तर की आपके घर से भी हैं पत्नी जी, से ये पूछना चाहेंगे जिस हिसाब से आपके नाम के आगे अनिल शुक्ल वारसी लगा है, जो लोग पढ़े लिखे वो तो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको अलग तरफ से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आज वारसी शब्द का पूरा मतलब बताइए, परिभाषा ये है क्या, लेकिन जो कोई गलत मैसेज दिया जा रहा है पब्लिक के बीच। अब ये ऐसा था कि पहले ज़माने में आपको पता है कि जब बच्चे नहीं किसी के होते थे तो वो जा करके कहीं कोई मन्नत वन्नत मान लेते थे, तो कहीं मेरी माँ ने भी मन्नत मान लिया होगा। जब मैं पैदा हुआ तो जा करके हो सकता है वहाँ पे मुझे लिटा दिया वो, और इसके बाद कोई वारसी का हमारा मतलब नहीं था। और हम मेरा नौकरी में मेरे किसी डॉक्यूमेंट में वारसी नहीं है, मेरा किसी जो है पढ़ाई लिखाई किसी डॉक्यूमेंट में वारसी नहीं है। तो मैं 14 साल भारत सरकार में नौकरी भी किया हूँ, तो हमारा कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, क्योंकि उस समय हाजी मुश्ताक सोलंकी कानपुर का विधायक भी हुआ करता था और अध्यक्ष भी हुआ करता था, तो चूँकि मेरा कारोबार था टेनियों का, मैं केमिकल बनाता था, तो जब मेरा उससे परिचय हुआ तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके भाई ने कहा इसकी मदद करो, तो मैंने मदद किया। तो बाद में फिर वो मुझे ही अध्यक्ष बना दिया माननीय शिवपाल सिंह ने। तो फिर जब अध्यक्ष बन के आए तो लोगों को ये पता था कि ये कहीं पे इनको लिटाया गया है बचपन में, तो फिर वो लोगों ने बोल दिया अनिल शुक्ला वारसी। तो जब से बोल दिया तो फिर अखबार वालों आप सबने लिख दिया, इतना ही मतलब, और कोई मतलब नहीं। लेकिन जो नेता हैं आप ही के पार्टी के, वो बताते हैं कि मतलब कि मुस्लिम समुदाय से संपर्क रखते हैं इसलिए वारसी लिखने लगे, कभी एक पक्ष की बात करते हैं, ये मैसेज पब्लिक को दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो हम जो भगवान परशुराम मंदिर बना रहे हैं उसमें तो कहीं वारसी नहीं, वहाँ तो पंडित अनिल शुक्ल है। मैं अपना परशुराम मठ का मठाधीश हूँ और एक बड़ा काम कर रहा हूँ, और कम से कम 25-30 हज़ार लोग उसमें मेंबर हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश के लोग उसमें मेंबर हैं, पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, और तो वहाँ ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये तो एक वो था कि किसी ने बोला और किसी ने लिखा और हमने मना नहीं किया, तो हो गया। सर ये कितना सच है जो बताया भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया है रनिया में, उसमें लाखों रुपए रिकवर करवाया है, कल ये लोग का आरोप था सीधा सीधा। वो तो देखिए ऐसा है कि उसका तो बाकायदे इनकम टैक्स में बैलेंस शीट जाती है, और उसका जो है 80G में रजिस्ट्रेशन है, 12A में रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ तक कि FCRA में है। अभी लोग FCRA मतलब ही नहीं जानते होंगे, FCRA में भी रजिस्ट्रेशन है। तो वहाँ तो अगर एक पैसा भी कोई देगा तो वो तो उसमें जमा होगा, तो जमा होगा तो उसमें आएगा। बाकी रह गई बात हमारी, जो हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि हम सफाई में कुछ कहना नहीं चाहते हैं और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि मेरा इस पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, और कोई झुठला दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूरे देश में मेरा एक ही बैंक में खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ब्रांच में, और एक ही बैंक में खाता हमारे पत्नी प्रतिभा शुक्ला का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विधानसभा ब्रांच में। पूरे देश में किसी दूसरे बैंक में हम लोगों का खाता नहीं है। नंबर 1 खाता जा कोई भी जान सकता है, कितना पैसा है उसमें भी देख सकता है। और पूरे देश में
1 इंच ज़मीन हम दोनों पद पत्नी के नाम नहीं। आज भी हम जहाँ पे रहते हैं किराए पे, किराए का फ्लैट है वो, समझ रहे हैं। और केवल गांव में जो पैतृक ज़मीन हमारे हिस्से में आई होगी बाबा और पिताजी के मरने के बाद, वो जो भी होगी 1.5-2 बीघे जो भी हो, मुझे पता नहीं है। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो और ना मुझे कोई ज़रूरत है पैसे की, मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले पैसे से अपना चित्त हटा दिया है। हमारा चित्त तो भगवान में लगा है। मैं भगवान शिव का पुजारी हूँ, भगवान शंकर का रोज़ मैं रुद्राभिषेक करता हूँ, शास्त्रार्जन करता हूँ। तो शिव ही इस दुनिया की सच्चाई है, शिव ही इस दुनिया का ईश्वर है, और शिव सब में समाहित है। और जब शिव से लगन लग जाती है तो फिर लक्ष्मी से नहीं लगती। तो सर एक बार वो कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जैसे चुनाव विधानसभा नज़दीक आते जा रहे हैं, 1.5 साल बचा 27 का, क्या टिकट को लेकर लड़ाई है ये जो तो जनता के बीच में पैदा कर रहे हैं मैसेज है गलत तरीके से? ये तो हर बार प्रयास करते हैं लोग, लेकिन जाके लोगों में काम करें ना। पर ये कैसा प्रयास कि संगठन को ही गलत साबित कर दिया, इस बार बता दिया कि चारों विधायक गलत हैं। कहते रहे उनकी मानसिक दिवालियापन है। वो देख तो रहे हो किस तरह से, वो जिस समय हमने भी देखा आपका वीडियो, जब आप लोग सवाल पूछ रहे थे वो मुंह चुरा रहा था इधर उधर, उसको जवाब ही नहीं आ रहा था। और उसको देख कागज में लिख के दिया गया, तो पहले तो प्रिपेयर भी नहीं था। लिख के दिया गया था पर कागज नहीं दिया गया था। हाँ, मैं तो आपके सामने बैठ कर बिना कागज के बोल रहा हूँ ना, वो तो कागज पढ़ रहा था लिख करके। और वो भी जब तुमने सवाल पूछ दिया तो उसको पता ही नहीं था मुझे बोल लग गया। तो वो बोल रहा है कि सबके सब बदमाश है, तो सब बदमाश नहीं। जब सवाल किया गया कि आपके पीछे जो खनन माफिया टाइप के लोग बैठे हैं, कह रहे हैं सब भाजपा कार्यकर्ता है, लेकिन ना तो वहाँ पे जिले की जिला अध्यक्ष थी, ना कोई मौजूदा मतलब कि प्रभारी था, स्वयं ही सब कुछ कर डाला। जब पूछा कि नेशन नाउ समाचार की तरफ क्या जिला अध्यक्ष की सहमति है, तो सबके नाम गिनाए थे कि इनसे पूछ लीजिए। प्रेस वार्ता थी किस बात की? सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए मानते हैं? देखिए, अब 25 दिन बाद सोच समझ करके, और उनके जो बॉस हैं उन्होंने जो उनको कहा होगा, तो बेचारे सब सोच समझ करके कुछ पॉइंट बना के लेके आए हैं। तो अब इसीलिए तो उनको नोटिस दे रहे हैं। तो जो अभी कहा है वो हमें नहीं साबित करना है। आई एम नॉट जज, आई एम नॉट गोइंग टू गिव जस्टिस फॉर दैट। इट इज़ द कोर्ट वेयर ही हैज़ टू गिव द सब्सटेंशियल प्रूफ टू प्रूव हिज एलिगेशंस, एंड द मजिस्ट्रेट एंड द जज who will be heading the court, he will give the justice. If they are wrong, they will be punished. If I will be wrong, I will be punished. क्या तो क्या मानते हैं कि ये लोग अब कुछ करेंगे नया? बता रहे थे अभी और भी कुछ करेंगे, और भी खुलासे करेंगे आपके लिए। अब ये करने लायक बचेंगे नहीं। जितना जो कुछ था वो सब तो करके ले आए, और उसमें कुछ क्या है। अब वो लिख रहे हैं कि पहले बसपा में थे, फिर सपा में थे, फिर बसपा में थे, अब यहाँ आ गए, तो ये सबको पता है। सर नहीं, जैसे कहते हैं बुजुर्गों ने कहा लोहे से लोहा काटा जाता है। अभी तक अकेले आप लड़ रहे थे, अब ये हुआ कि इन्होंने जो पुराने थे, पूर्व थे, ब्राह्मणों को उतार दिया है। कहते हैं लोहे लो ब्राह्मण से ब्राह्मण। आखिरकार रिमोट कंट्रोलर किसको मानते हैं इस पूरे कार्यक्रम में? हम तो ये कहेंगे एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, मोदी जी की बात है। नहीं, रिमोट कंट्रोल किसको मानते हैं? कौन इन लोग को ऑपरेट कर रहा है? किसके कहने पे लोग चल रहे हैं आपके हिसाब से? ये तो सब तो उन्हीं की टीम है, माननीय सांसद जी की, भोले सिंह जी की, उन्हीं की टीम है, सबको पता है। और पूरा उन्होंने जोर लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी इसको रिपीट नहीं करा पाए, क्योंकि इसके जो है जो एक्टिविटी ठीक नहीं थी। ये कहाँ अपना कार्यकाल पूरा कर पाए? 1.5 साल तो रहा है, कुल 1.5 साल मुश्किल से रहा है ये अध्यक्ष, और इसके बाद हटा दिया गया। तो अगर इतने ही ज़्यादा पार्टी के प्रति समर्पित थे, निष्ठावान थे, तो फिर इनको तो सब जगह रिपीट हुए, इनको कहने रिपीट किया गया? जो अध्यक्ष बने थे बीच में, जिनका कार्यकाल बाकी था, वो रिपीट किए गए, और वो इनको तो हटा दिया गया। तो काहे हटा दिया गया? तो ये तो खुद उनकी व्यक्तिगत समीक्षा खुद करना चाहिए ना, बजाय आकर के दूसरे की समीक्षा करो। आप समीक्षा पहले अपनी करो। जब अगर आप एक अंगुली किसी तरफ उठाते हो तो 3 अंगुली तार आपकी तरफ उठती हैं, कि पहले आप अपने आप को साफ करो, शुद्ध करो, फिर आओ। इसीलिए तो हमने माननीय भोले सिंह जी को कहा है कि जरा भी नैतिकता तुम्हारे अंदर है, जरा भी सच्चाई है, और जरा भी तुम्हारे पद की अगर सम्मान तुम्हारे नज़रों में है, तो जिस तरह से तुमने बबलू कटियार खिलाफ मुकदमा लिखवाया, वहाँ पे मुकदमा सही है गलत है मुझे नहीं पता, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो तो इट इज द कोर्ट हु हैज टू डिसाइड। लेकिन अगर जरा भी नैतिकता है, तो जो कागज़ हमने दिए हैं, जिसपे तहसीलदार की रिपोर्ट लगी है, जिसपे जो है क्या नाम तुम्हारे खनन अधिकारी की रिपोर्ट लगी है, जिसपे मत्स्य विभाग के अधिकारी ने कहा है कि मैंने कोई परमिशन नहीं दिया है, वो 40 लाख का जो रिकवरी है,
जो अवैध खनन हुआ है 4416 घन मीटर, उसका मुकदमा यहाँ के दीपाली सिंह, गुड्डन सिंह की पत्नी और ईओ के खिलाफ अकबरपुर थाने में दर्ज होना चाहिए, उनसे रिकवरी कराना चाहिए। अगर ये भोले सिंह करा देते हैं तो मैं उनको प्रणाम करूंगा कि वास्तव में वो सत्य के पुजारी हैं, सत्य के साथ रहते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि सनातन धर्म यही कहता है, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब है नैतिकता। एवरीवेयर, इन योर एवरी एक्ट देयर शुड बी नैतिकता। आप कोई भी काम करो, परिवार के साथ नैतिक रहो, समाज के साथ नैतिक रहो, देश के साथ नैतिक रहो, अपना जहाँ तुम काम करते हो काम के साथ नैतिक रहो। और जो अनैतिक रहता है, जो असत्य के साथ चलता है, मैं उसको अच्छा आदमी नहीं मानता। सर, एक सवाल कल और था नेशनल समाचार का उन लोगों से कि जिस तरीके से ब्राह्मण बनाम ठाकुर चल रहा है, क्या अहम वजह रही कि ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण हो गया? तो उन लोगों ने जवाब में ऐसा जवाब दिया, विकास दुबे और स्वर्गीय मंत्री संतोष शुक्ला का हवाला दे दिया। इन सब से इन दोनों लोग का क्या लेना देना था आप लोग की लड़ाई से थाने वाली? देखिए, उसको तमीज ही नहीं बताया तो ना, उसको पता नहीं है, उसको पूरी बात पता नहीं। सर, विकास दुबे कोई धर्मात्मा तो थे नहीं? उसने पूरी बात पता नहीं है। विकास दुबे के बात को उसने अनुराग दुबे से जोड़ा। उसने कहा उनके चाचा का लड़का अनुराग दुबे, जो वारसी जी के साथ रहता है, उसको शायद ये नहीं पता है कि अनुराग दुबे को मर्डर करने के लिए उसके दरवाजे पे विकास दुबे ने उसके ऊपर गोली चलाई और उसने रिपोर्ट लिखाई है। वो तो मरते बचा, उसको किसी तरीके से हम लोग रिजेंसी में भर्ती करा के उसको बचा के लेके आए और विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है। तो वो क्या विकास दुबे क्या अपने चाचा के लड़के मर्डर नहीं कर सकता है? तो ये तो अब ये कह रहे हैं कि वो उसका भाई है। तो अगर भाई है तो भाई होना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो विकास दुबे तुम जिसकी बात कर रहे हो, जिसको लेकर के एलिगेशन लगाना चाहते हो, वही विकास दुबे, वो अनुराग दुबे जो मेरे साथ रहता है या मेरे साथ चलता है, उसका मर्डर करने के लिए उसको इतनी गोलियां मारी, उसका शरीर पूरा छल्ली कर दिया। वो तो भगवान ने किसी तरह उसको बचा लिया और करीब 3 महीने भर्ती रहा एजेंसी में, तब बच के आया वो। तो क्या बात करते हैं इनको पता ही नहीं कि अनुराग दुबे का और विकास दुबे क्या आपस में क्या रिश्ते हैं या क्या उनका उस तरह का संबंध था। तो आप बोल दे, क्या कोई कुछ भी बोल दे। और सर, इन लोगों का कहना आप इसलिए ये सब कर रहे हैं कि पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं, समय नहीं है, नहीं अभी इस्तीफा दे दिए होते बीजेपी से दोनों लोग। ये कह रहे हैं इन लोग का कहना कि 26 होता तो जुलाई तक ये इस्तीफा दे देते, पर अभी समय है, इस वजह नहीं दे रहे कि जो फैसिलिटी मिल रही सरकार की तरफ से वो इनको मुहैया नहीं हो पाएगी। अब भगवान ने इन्हीं को जो है जिम्मेदारी अपनी दे दी है कि दूसरे दिल की बात तुम जान जाओ। तो भाई अब उनको जो है, हो सकता है हमारे अंदर क्या चल रहा हो पता होगा उनको, नहीं उनके अंदर क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता है। लेकिन उनको अगर ये पता है और इतने बड़े ज्ञाता है तो अच्छी बात है। तो वो बता दे कि यह भी बता दे कि भैया आप आगे आने वाली किसकी सरकार है, ये भी बता दे। तो अपना हम अगर इतने ज्ञाता है तो हमें बता सर, आप ही बताइए 27 में किसकी सवारी, किसकी सरकार? हम तो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अभी 25 साल तक। सर, इसी पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? सुन नहीं रही आप लोग की? कौन नहीं सुन रहा है? कहाँ पार्टी सुन रही है सर? पार्टी सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहा है। हाँ, अधिकारी नहीं सुन तो रहा है। अधिकारी का पुण्य तो खुद बता दिया कि उसके IAS IPS और तमाम उसके रिश्तेदार हैं, तो अब वो उनको बचाए हुए हैं। लेकिन अब जब उसके खिलाफ जो हमारे पास सबूत आ गए हैं तो उसको तो हाईकोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा पाएगा। कहाँ बचेगा वो? इसलिए मैंने कहा कोर्ट का ऑप्शन तब आता है जब सरकार नहीं सुनती। उसको तो मैं एक मौका दे रहा हूँ कि वो अपना निकल ले यहाँ से, और नहीं तो फिर नहीं निकलेगा तो फिर वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर दिक्कत होगी। मैं कह तो रहा हूँ, अब अगर नहीं मान लो कोई जोड़ जुगाड़ किसी को हो जाता है तो नहीं, अब तुम कहो कि इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई दोष है या किसी और का दोष है, तो उनके पास कोई एक काम है क्या? इतना बड़ा प्रदेश है जो कि इट इज इक्वल टू द सो मेनी नेशंस। ये तो 5वें 6ठे नंबर पे एक देश के बराबर आता है ना। तो वो जो है क्या नाम है, इतने बड़े प्रदेश का उनका कानून व्यवस्था हर शहर की देखना, हर जगह देखना। तो अब वो हम कहें कि नहीं साहब हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहे। अरे ठीक है, उन्होंने कहा था कि SP ने कहा बदल जाएगा, हमने विश्वास किया। मैं क्या प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि आप लोग उठ जाइए, वो ऐसो हट जाएगा, हमने उनकी बात मान लिया। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री जी के उनका जो है OSD का क्या होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD बघेल साहब का फ़ोन आया कि वो जो है हट जाएगा, आप जो है मीटिंग मत करो। हमने मीटिंग कैंसिल कर दी, नहीं करेंगे। इसके बाद भी नहीं हटा। तो वो तो OSD से भी पावरफुल है जो मुख्यमंत्री जी के हैं, वो जो है यहाँ के SP से भी पावरफुल है।
जिन्हें 200% कहा था कल तक हट जाएगा, है ना। और वो जो है क्या नाम है, एक और तीसरा आदमी कौन था, 3 लोगों ने कहा था ना, इसने एसपी ने कहा कि हट जाएगा, जिलाधिकारी भी मौके पे, और जिलाधिकारी मौके पे थे, और वो तुम्हारा ओएसडी साहब ने कहा कि हट जाएगा, तो कि 24 घंटे वो नहीं हटा। तो इसका मतलब कि इन सबसे भी पावरफुल है ना वो। तो मानते हैं ऊपर डायरेक्ट पहुंच है। अरे उसका ऊपर एकदम ऊपर ब्रह्मांड तक पहुँच है उसकी। जब यहाँ से नहीं लोग कुछ उसका बिगाड़ पा रहे हैं तो ऊपर भगवान तक होगी पहुँच। तभी तो जिसका दाना पानी हमारे यहाँ कहा गया है कि जिसका दाना पानी जितने दिन जहाँ होगा वहाँ रहेगा, तो अब ऊपर वाले दाना पानी उसका यहाँ रखा है अकबरपुर में, तो खा पी रहा है दाना पानी। लेकिन सर कोतवाल ने ये तो सिद्ध कर दिया आज कानपुर देहात में कि मंत्री से बड़ा सच में प्रदेश में कोतवाल ही होता है। मैंने पहले कह दिया यार कि तुम बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हो। मैंने पहले कह दिया मेन लड़ाई की जड़ तो सर यहीं से स्टार्ट हुई। मैं पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर आज उसके वजह से हमको लोगों के सवाल झेलने पड़ रहे हैं या माननीय मंत्री जी के अब सवाल लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। हमने एक कार्यकर्ता के लिए पूरा काम किया, और इसके बाद जो हमारे ऊपर के जो लोग हैं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम उनकी बात, अगर ओएसडी फ़ोन आ रहा है तो हम तो यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी का ही इशारे पे फ़ोन आ रहा है ना, तो हमने उनकी बात को सम्मान किया, सम्मान रखा, मीटिंग नहीं किया हमने। जो है कोई इसके बाद से हम कुछ बोले नहीं, इतने दिन हो हम लोग शांत हैं, चुप हैं। तो अगर इनके बावजूद भी सब नहीं हो पा रहा है, और अगर एक जात विशेष की बात करते हो, तो मैं केवल ब्राह्मण समाज से इतने कहना चाहूँगा कि अगर आज तुम्हारे मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, अगर आज तुम्हारे एक पूर्व सांसद की बात नहीं हो रही है, तो ये चिंता की विषय मेरे लिए नहीं है, ये मंत्री जी के लिए नहीं है, क्योंकि हम आज तो आए, कल नहीं रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पद तो आते जाते रहते, दे आर नॉट परमानेंट, लेकिन ये व्यवस्था और ये समाज परमानेंट है। अगर आज उनका काम नहीं हो पा रहा है तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। और तुम 17.8% उत्तर प्रदेश में हो, फिर भी तुम्हारा काम अगर नहीं हो पा रहा है, एक एसओ नहीं हट पा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका सम्मान बना रहे, आपके नेताओं का सम्मान बना रहे, उनकी बात बनी रहे और तुम्हारे काम होते रहें, अपने तुम्हारे अधिकार मिले, तुम्हें सम्मान मिले, तो सारे एकजुट हो जाओ। सर वो लाइन जो कही गई, एक बिहारी सब पे भारी, कोतवाल साहब बिहारी हैं, मान गए कि यूपी में भारी पड़ गए। अब बिहारी भी हैं, और यहाँ पता लगा कि जो एडिशनल हमारे पांडे जी हैं, एडिशनल जो एसपी, उनके क्लास फेलो भी हैं, उनके साथ पढ़ते थे, तो उनकी भी कुछ कृपा होगी उनके ऊपर। तो क्या है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद दे तो बने, और क्या लिए। और ये जो एसपी साहब है वो भी हमसे कुछ कहते होंगे और ऊपर कुछ और कहते होंगे। अब उसमें क्या है, अभी तो आजकल तो जब से ये वर्चुअल मीटिंग शुरू हो गई ना, तब से नेताओं का काम काफ़ी हद तक सिमट गया है। नेताओं की जो अपेक्षा हो रही है, दिस इज़ द मेन रीजन, क्योंकि इन द वर्चुअल मीटिंग द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दे आर फेस टू द सीएम every day in the morning, every day in the evening, even in the night, when they want and when he wants, they are face to face. सर जब एनी टाइम फेस कर रहे हैं तो क्या कहा जाता है कि नेताओं को सुनो ना? नहीं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि कहते हैं कि एक अपने कहावत है कि नज़र से ओझल, दिमाग से ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और नज़र के अंदर इन द साइट इन द माइंड, जो नज़र में है वही दिमाग में। जो 4 बार अगर तुम मेरे सामने घूमोगे तो तुम मेरे दिमाग में रहोगे, और जो 1 महीने में हमको 1 बार मिलेगा वो तो दिमाग में नहीं रहेगा। तो अब अगर हम कोई बात जाके बोलते हैं कि साहब फलाना आदमी गड़बड़ है, ये है वो, तो उनको तो पहले से डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है, तो कहे ठीक है मुझे तो मालूम है, तुम मत बताओ मुझे। तो दिस इज़ द वर्चुअल जो मीटिंगें हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत घातक हैं। जो नेताओं के लिए वर्चुअल मीटिंग्स आर डेंजरस and they should be stopped in my view. ये हमारे साथ पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी का साफ तौर पर कहना था कि लगातार वो ऊपर बने हुए हैं और उन्होंने शिकायत भी करी थी, बहुत जल्द अकबरपुर कोतवाली के कोतवाल पर कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार से नहीं, न्यायालय की तरफ से।
तो आमतौर पर कोतवाल ने उत्तर प्रदेश में ये सिद्ध कर दिया है कि सरकार से बड़े हैं, सरकार से बड़े बन के रहेंगे और उनसे बड़ा जिले में क्या प्रदेश में कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में कोतवाल को कोई हटा नहीं पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी, तस्वीरें साफ होने के बाद, जांच होने के बाद, बिहार के कोतवाल जो अकबरपुर में बस गए हैं, आखिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, आखिरकार इनके सर पर किसका हाथ है कि इनको कोई हिलाने में भी कुछ कर नहीं पा रहा है। नेशन नाउ समाचार के लिए हिमांशु शर्मा, उत्तर प्रदेश।